जी, अस्सलाम वालेकुम। अपेक्स लॉ इंस्टीट्यूट के फ़ोरम के ऊपर ये हमारी तीसरी थ्योरी है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो थ्योरी है हमारी क्रिटिकल लीगल थ्योरी। उसकी हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और उसका एक सिंप्लीफाइड ओवरव्यू मैंने आपको दिया है ताकि आप लोगों को ये थ्योरी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, ये हमारा पेपर है फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ का और उसके अंदर हम थ्योरीज़ वाले टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। अमेरिकन लीगल रियलिज्म पे कैल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आज हम करेंगे क्रिटिकल लीगल थ्योरी, अ सिंप्लीफाइड ओवरव्यू। सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या है? क्रिटिकल लीगल थ्योरी इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट लॉ एंड सोसाइटी दैट चैलेंजेस द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ हाउ द लीगल सिस्टम वर्क। जो क्रिटिकल लीगल थ्योरी वाले हैं फिलोसफर जो हैं, जूरिस्ट जो हैं, उन्होंने लॉ और सोसाइटी के बारे में बात की है और जो ट्रेडिशनल व्यू था हमारे लीगल सिस्टम का उसको उन्होंने चैलेंज किया है। जो ट्रेडिशनल व्यू जो पुराना चला आ रहा है व्यू लीगल सिस्टम का, उसको उन्होंने चैलेंज किया है। किस तरह? इट क्वेश्चन द आइडिया दैट लॉ इज़ ऑलवेज जस्ट एंड फेयर। इन्होंने क्या क्वेश्चन उठाया है कि जी हमेशा ये ट्रेडिशनल व्यू चला आ रहा था कि लॉ हमेशा जस्ट होता है और फेयर होता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसको चैलेंज किया एंड इट लुक्स एट हाउ द लॉ कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पावर, पॉलिटिक्स एंड अदर फैक्टर्स। और जो क्रिटिकल थ्योरी वाले हैं वो कहते हैं कि जो ये ट्रेडिशनल व्यू है, कॉन्सेप्ट है कि जी लॉ जस्ट एंड फेयर है, हम इसको चैलेंज करते हैं और हम इस बात को साबित करेंगे कि लॉ हमेशा इन्फ्लुएंस होता है पावर से, पॉलिटिक्स से और अदर फैक्टर्स से। कि लॉ जब बन रहा होता है, किसी भी मुल्क का जो लीगल सिस्टम बन रहा होता है, उस वक्त का जिस वक्त वो लीगल सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, उस वक्त जो तबका पावर में होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो अदर फैक्टर्स हैं वो सब एक लॉ के ऊपर, लॉ के बनने पे असरअंदाज होते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि लॉ प्योर और जस्ट और फेयर होता है। हमेशा हर लॉ में, हर लीगल सिस्टम में अदर फैक्टर्स जो हैं वो। नेक्स्ट है जी, क्रिटिकल थ्योरी इज़ अ सोशल थ्योरी ओरिएंटेड टूवर्ड्स क्रिटिंग एंड चेंजिंग सोसाइटी एज ए होल। जो क्रिटिकल थ्योरी जो मानने वाले फ़िलासफ़र्स हैं वो क्या कहते हैं कि जो सोसाइटी है ना वो चेंज हो रही है और चेंज होनी चाहिए, और जो जो हमारी थ्योरीज़ हैं, लॉ की थ्योरीज़ हैं, लीगल सिस्टम्स हैं, वो भी सोसाइटी के साथ साथ ही चेंज होंगे। इट डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल थ्योरी विच फोकसेस ओनली ऑन अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनिंग सोसाइटी। जो ट्रेडिशनल थ्योरीज़ वाले थे, जो पुराने थ्योरीज़ हैं, इससे पहले क्रिटिकल से पहले वाली जो थ्योरीज़ हैं, वो सिर्फ क्या फोकस करते थे कि सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना है और सोसाइटी को एक्सप्लेन करना है। लेकिन जो क्रिटिकल थ्योरी वाले हैं वो क्रिटिकल तरीके से सोसाइटी को देखते हैं। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि सोसाइटी क्या है, या वो सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करते सोसाइटी के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, सोसाइटी में क्या है, बल्कि वो क्या करते हैं, अगर सोसाइटी में जहाँ जहाँ खराबियाँ हैं उसको चेंज करने की तरफ माइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्रिटिकल थ्योरी एम्स टू डिग beneath the surface of social life and uncover the assumptions that keep human beings from a full and true understanding of how the world works। अब जो क्रिटिकल जूरिस्ट हैं, क्रिटिकल थ्योरी वाले जो जूरिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनकवर किया है हमारी सोशल लाइफ को। उन्होंने जो जितनी भी assumptions या मफरूज़े या जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही थी उसका रियल फेस दिखाया है, बताया है कि वर्ल्ड काम कैसे करता है। उन्होंने बताया है हमें कि जो लॉ है वो प्योर नहीं है, लॉ के पीछे भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ पावर्स के इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो आपने किसी भी चीज़ को एज इट इज़ उस पर आँख बंद करके यकीन नहीं कर लेना, बल्कि उसके बारे में रिसर्च करना है। हर रिसर्च करने के बाद फिर आपने किसी कंक्लूजन पर जाना है और क्रिटिकली उसको एग्जामिन करना है। ये क्रिटिकल थ्योरीज वालों का कॉन्सेप्ट है। क्या है जी? क्रिटिकल थ्योरी इमर्ज्ड आउट ऑफ द मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन एंड वाज डेवलप्ड बाय ए ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी who referred themselves as Frankfurt School। ये बता रहे हैं कि जो क्रिटिकल फिलोसफी जो थ्योरी है हमारी, ये फ्लोरिश कहाँ हुई, कि किस यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर रिसर्च होना शुरू की। ग्रुप ऑफ सोशोलॉजिस्ट थे जिनकी ये थ्योरी है और उन्होंने ये हमें दी है। ये क्या? द टर्म क्रिटिकल थ्योरी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1937। पहली दफ़ा जो टर्म क्रिटिकल थ्योरी है वो कब यूज़ हुई? 1937 में। आफ्टर द मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स मेंबर्स हैड ऑलरेडी इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट फॉलोइंग द ट्रिम्प ऑफ हिटलर। जब हिटलर हुआ है ना, फतह याब हुआ है हिटलर, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा जो इस इंस्टीट्यूट के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स थे वो इमिग्रेट कर गए थे यूनाइटेड स्टेट में। और 1937 में पहली दफ़ा क्रिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो टर्म जो है ना, पहली दफ़ा आई सामने। अच्छा,
तो जी अब ये अगला पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आप लिखना चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म क्रिटिकल लीगल सिस्टम, असल में ये भी क्या कर रहा है, क्रिटिकल लीगल स्टडीज़ को डिफाइन ही एक तरह का कर रहा है। इसको आप बेशक इसी मटीरियल को इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं, अगर अलग से हेडिंग बनानी है तो आप अलग से हेडिंग भी बना सकते हैं। क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ, वो कैसे इंटरप्रेट कर रहा है इस टर्म को, आ रेडिकल अप्रोच टू यूरिस्प्रूडेंस दैट डेवलप इन द यूएसए इन 1970। वो क्या कह रहे हैं, क्रिटिकल लीगल स्टडीज़ जो हैं, यानी कि लीगल सिस्टम को पढ़ना, क्रिटिकली पढ़ना, तो वो डेवलप, वो क्या है, अप्रोच है एक जूरिस्प्रूडेंस की, और डेवलप हुई इन यूएसए में और 1970 में। इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉडली Marxist critic of substantive doctrine of law, but draws on philosophy, literary criticism, psychoanalysis, linguistics, as well as politics and economics। और इसमें हमने सिर्फ लॉ को नहीं पढ़ना, लॉ के साथ साथ फिलोसफी क्या है लॉ के पीछे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म उस लॉ पे क्या हो सकता है, साइको एनालिसिस उस लॉ का करें, लीगल सिस्टम का करें, लिंग्विस्टिक्स जो मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ नस्लें हैं, मुख्तलिफ रेस हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होगा लॉ पे, पॉलिटिक्स जो उस वक्त की है उसका इम्पैक्ट लॉ पे क्या होगा, इकोनॉमिकल कंडीशन उस वक्त की क्या हैं, इन सारों को लॉ के साथ, लीगल सिस्टम को साथ मिला के इसके ऊपर क्रिटिकली रिसर्च करना, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल लीगल स्टडीज़। अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी क्या है, अ स्कूल ऑफ थॉट एडवांसिंग द आइडिया दैट लीगल सिस्टम perpetuates the status quo in terms of economic, race, gender by using manipulating concept and by creating an imaginary world of social harmony regulated by law। अब वो क्या कह रहे हैं, जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी क्या कह रहे हैं कि लीगल स्टडीज़, क्रिटिकल लीगल स्टडीज़ वाले को कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं कि क्या है कि जो लीगल स्टेटस एडवांस कर रहा है लीगल सिस्टम के आइडिया को, ठीक है, और लेकिन लीगल सिस्टम के आइडिया को मिला के पढ़ा रहे हैं इकनॉमिक्स के साथ, रेस के साथ, जेंडर के साथ, और इन कॉन्सेप्ट के साथ जब हम मिक्स करके पढ़ रहे हैं और एक इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ सोशल हार्मनी रेगुलेट कर रहे हैं बाय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखना डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या है, दिस वर्जन ऑफ क्रिटिकल थ्योरी ड्राइव्स फ्रॉम कैंट्स 18th सेंचुरी एंड मार्क्स 19th सेंचुरी यूज़ ऑफ द टर्म क्रिटिक। ये जो दो फिलोसफर हैं इनसे ड्राइव किया गया है। कैंट का जो काम था क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, और मार्क्स का कॉन्सेप्ट था कैपिटल फॉर्म्स अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। यहाँ से ये इन्फ्लुएंस है, इनके इन कामों से इन्फ्लुएंस है क्रिटिकल जो थ्योरी है। अब थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तक देखें, अगर तो आप लोग इसकी अलग अलग हेडिंग्स देख के इसको लिख सकते हैं तो इसको इस तरह अटैम्प्ट करें, वरना आप सारी ये बातें, इनमें से जो बातें आपको अच्छी लग रही हैं वो आप एक बुलेट्स में शुरू में उसके इंट्रोडक्शन में लिख दें, ताकि उसका एक इंट्रोडक्शन भी बन जाए और उसका जो है ना सारा एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन अगर जिन बच्चों को हेडिंग्स के साथ याद है और एग्जैक्ट रेलिवेंट मटेरियल वो लिख सकते हैं, वो इसको हेडिंग्स के साथ अटैम्प्ट करें। ठीक है, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या पढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ क्रिटिकल थ्योरी कैसे हुआ। क्रिटिकल थ्योरी कैन बी ट्रेस्ड टू मार्क्स क्रिटिक्स ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। द कोर मैक्सिनियन कॉन्सेप्ट पेव द वे फॉर डिस्टिंक्ट मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ सोसाइटी। इसका ओरिजिन मार्क्स की जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उसके साथ मिलता है, उधर से निकलता है, और उसके बाद क्या है वो डिस्टिंक्ट हमें मेथड देता है सोसाइटी को एनालाइज करने का। इंस्पायरेशन कहाँ से हुई है, वही मार्क्स की थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन से है। रिलेशन इसका बिटवीन इकोनॉमिक बेस और आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर एंड फोकस ऑन हाउ पावर एंड डोमिनेंट ऑपरेट। और इसका फोकस क्या है कि पावर ऑपरेट कैसे होती है। सबसे पहले तो लॉ बनता कैसे है और उसके बाद वो लॉ ऑपरेट कैसे होता है, उस लॉ के ऊपर जो पावर इस्तेमाल होती है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए वो कैसे ऑपरेट करती है। ठीक है, उसके बाद ये लिस्ट हमारे पास आ गई है क्रिटिकल थ्योरिस्ट्स की। ये आप लोगों ने नाम याद कर लेने हैं कि जो फेमस क्रिटिकल फिलोसफर्स हैं या थिंकर्स हैं उनके नाम याद कर लें। जिनके स्पेलिंग सही सही आप लोगों को याद होते हैं वो आपने लिखने हैं, जिनके स्पेलिंग मुश्किल हैं वो भी इसको लीव कर दें, गलत स्पेलिंग नहीं लिखने। अच्छा, यहाँ से हमारा मेन पार्ट शुरू होता है जो हर थ्योरी में होता है। हर थ्योरी के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा डेफिनेशन, उसकी इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फलाना फिलोसफर ये क्या कह रहा है, वो सब कुछ मटीरियल है। वो एक तरह का का इंट्रो ही होता है सारा। ठीक है, बस वो हेडिंग की फॉर्म में होता है और मेन बातें उसकी करैक्टरिस्टिक्स और दो क्रिटिसिज्म, ये मेन चीज़ें होती हैं कि उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मेन एसेंशियल्स क्या हैं। तो पहला एसेंशियल, अब इसके एसेंशियल मेरा ख्याल है 20-25 एसेंशियल हैं, तो मैं 1 बाय 1 आपको सारे डिस्कस करेंगे हम। जो एसेंशियल मुश्किल लग रहा है, जो एसेंशियल समझ नहीं आ रहा, वो आपने लीव कर देना है। 20 में से अगर आप 10 एसेंशियल भी सही लिख देते हैं और 10 से 12 एसेंशियल भी, तो काफ़ी है, क्योंकि 10 से 12 ही क्रिटिसिज्म हम लिखेंगे, ऊपर इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ गया, आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूरा है। ठीक है, गलत नहीं लिखना कुछ। नंबर 1 क्रिटिक्स चैलेंजिंग द स्टेटस को,
क्रिटिकल लीगल थ्योरी चैलेंजेस व्हाट वी कंसीडर द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। जो एक नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स चला आ रहा है उसको चैलेंज किया क्रिटिकल लीगल थ्योरी ने। जो एक स्टेटस को मेंटेन हुआ था, जिस तरह ट्रेडिशनल एक पॉइंट ऑफ व्यू था लॉ के बारे में, लीगल सिस्टम के बारे में, सबसे पहले काम तो उन्होंने किया उस ट्रेडिशनल व्यू को चैलेंज किया। ठीक है, दिस मीन्स इट क्वेश्चंस द वेरी सोसाइटी एंड द लीगल सिस्टम्स आर स्ट्रक्चर्ड। और उन्होंने क्वेश्चन किया सोसाइटी को, सोसाइटी की वैल्यूज़ को, और लीगल सिस्टम जो सोसाइटी में चल रहा था, जो स्ट्रक्चर हुआ था, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए। उसको देखा कि वो सही है कि नहीं, क्रिटिकली उसको एग्जामिन करना शुरू किया। क्या किया? इट एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी लाइक पेट्रियार्की वेयर मैन हैव मोर पावर देन वुमेन। देखें, जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट उस सोसाइटी के चल रहे थे ना, पेट्रियार्की कहते हैं उस माशरे को जहाँ पर जो आदमी है ना वो डोमिनेंट हो, उसको कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो उस सोसाइटी में जहाँ पर आदमी डोमिनेंट हो और औरत को एक सेकेंडरी हैसियत अख्तियार दी जाती हो और हर तरह के उसको राइट वगैरह को देंगे, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया। उन्होंने कहा नहीं, इन आदमी और जो औरत हैं वो इक्वल हैं और इसलिए उनके राइट्स भी इक्वल होने चाहिए। कोई एक डोमिनेंट नहीं हो सकता, ना औरत ना एक आदमी। तो जो पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट है, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसको उन्होंने चैलेंज किया और क्वेश्चन किया कि क्यों, अगर आदमी है तो आदमी को फौकियत क्यों? असल बात यह है, असल सुपीरियर कौन होगा? जो एबल ज़्यादा है, जिसके अंदर एबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, फिर उन्होंने किसको चैलेंज किया था? कॉन्सेप्ट ऑफ रेस को, रंग नस्ल के कॉन्सेप्ट को उन्होंने सोसाइटी में। उन्होंने कहा नहीं, हम किसी भी रंग को, के गोरे को काले पे कोई फौकियत हासिल नहीं है। ठीक है, इसी तरह किसी भी रेस को, किसी भी नस्ल को हम ये नहीं कह सकते कि ये सुप्रीम है। हाँ, सिर्फ सुप्रीम वो होगा जो एबल होगा, एबिलिटी के लिहाज से आपके राइट्स होने चाहिए, रेस के लिहाज से, फीमेल और मेल होने के लिहाज से, या कौन कितना अमीर है, आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, आपके पास पैसे कितने हैं, आपके पास पावर कितनी है, आप पॉलिटिकली कितनी स्ट्रांग हैं, ये चीज़ें एक सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। ये बेस नहीं होनी चाहिए, बल्कि मेरिट बेस होना चाहिए। एंड पोस्ट मॉडर्निज्म अ वे ऑफ थिंकिंग दैट क्वेश्चन ट्रेडिशनल आइडियाज़। और पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि वो जो ट्रेडिशनल आइडिया, हर ट्रेडिशनल आइडिया को क्रिटिकली एग्जामिन करते थे। अगर वो कॉन्शियस के मुताबिक, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, लीगली फिट बैठता था सोसाइटी के लिए, तो वो उसको मानते थे। वरना तमाम ऐसे ट्रेडिशनल आइडियाज़ जो मुख्तलिफ मिथ्स के ऊपर बेस करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं, उसको वो निगलेक्ट करते थे और चैलेंज करते थे। क्रिटिकल लीगल थ्योरी चैलेंजेस established norms and question the existing legal and social order। जो पहले से established norms थी, असूल थे सोसाइटी के, उनको उन्होंने चैलेंज किया। और जो लीगल सिस्टम, जो एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम्स थे और सोशल ऑर्डर्स थे, उसको चैलेंज किया और उन्होंने कहा इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। नेक्स्ट क्या? एक मिथ थी कि लॉ हमेशा परफेक्ट है। ठीक है, अभी हमने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में भी पढ़ा था कि लॉ हमेशा प्योर होता है। तो जो मिथ ऑफ डिटर्मिनेंसी है ना, वन ऑफ द की आइडियाज़ इन क्रिटिकल लीगल थ्योरी इज़ द मिथ ऑफ determinacy. This means that the belief that the law is always clear, definite and certain is not true। उन्होंने कहा जो ये है ना कि लॉ हमेशा क्लियर होता है, डेफिनेट होता है, सर्टन होता है, ये गलत मिथ है, ये ट्रू नहीं है। इन रियलिटी द लॉ कैन बी अनसर्टन, एम्बिगुअस एंड अनस्टेबल। उन्होंने कहा रियलिटी में क्या है कि बहुत सारे लॉज जो बन चुके हैं, जिनके ऊपर हम आंख बंद करके यकीन कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करवा रहे हैं, हो सकता है वो अनसर्टन हो, एम्बिगुअस हो, अनस्टेबल हो। तो जब तक हम उसको क्रिटिकली नहीं देखेंगे, एवेल्यूएट नहीं करेंगे, तो हम उस लॉ को पे तनकीद नहीं कर सकते, उस लॉ को नल एंड वॉइड नहीं करार दे सकते। इसलिए हमने लॉ को डेफिनेट नहीं समझना, हमेशा लॉ को ट्रू नहीं समझना, बल्कि लॉ को भी, हर बनने वाले लॉ को भी क्रिटिकली एग्जामिन करना है। हो सकता है वो अनसर्टन हो सकता है वो वैलिड ना हो सकता है जिस वक्त वो बना है उस वक्त जो लोग पावर में थे उन्होंने वो लॉ पास करा लिया हो। तो अब हमने आंख बंद करके उसके ऊपर यकीन नहीं करना, हमने उसको चेक करना है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है, हमने देखना है कि उस लॉ मेकिंग के वक्त उस वक्त मुल्क के हालात क्या थे। ठीक है, और उसके बाद देखना है कि वो इस वक्त की सोसाइटी में अप्लाई होगा कि नहीं। नेक्स्ट उन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया, लॉ एंड पावर। क्रिटिकल लीगल थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लोर हाउ द लॉ इज़ कनेक्टेड टू पावर। उन्होंने एक्सप्लोर किया कि लॉ और पावर का ताल्लुक क्या है, कैसे लॉ और पावर कनेक्टेड है। इट सजेस्ट दैट द लॉ डजंट जस्ट एग्जिस्ट टू प्रोवाइड जस्टिस। उन्होंने कहा लॉ सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको इंसाफ दिया जाए। अभी भी हम पूछते हैं लॉ के स्टूडेंट से कि लॉ का मकसद क्या है? जी, इंसाफ की फरहमी। तो उन्होंने कहा सिर्फ लॉ का यही रोल नहीं है, इट कैन ऑल्सो री एनफोर्स पोलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पावर। इसके साथ साथ जस्टिस की फरहमी तो लॉ का है ही मकसद, इसके साथ साथ वो री इन्फोर्स करता है पोलिटिकल और इकोनॉमिक पावर को। लॉ का बहुत ज़्यादा लिंक है पॉलिटिक्स से,
और इकोनॉमिक पावर से, ठीक है। दिस मीन्स दैट दोज हु हैव मोर पावर इन सोसाइटी कैन यूज़ द लॉ टू मेंटेन देयर कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। का मतलब ये है कि जो हमारे सोसाइटी में मोर पावरफुल बंदे हैं वो लॉ को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लॉ को अपने अंडर कंट्रोल रखते हैं और उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, लॉ मेकिंग से लेके लॉ की इम्प्लीमेंटेशन तक, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा है जी सोशल जस्टिस के में आ गया। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल लीगल थ्योरी इज़ इट्स व्यू ऑन सोशल जस्टिस, कि सोशल जस्टिस क्या होता है, क्या उसके ऊपर उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। इट आर्ग्यूज दैट द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस वेयर एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली इज़ ऑफन नॉट फुली रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। उन्होंने कहा ये जो आइडिया है ना सोशल जस्टिस का, कि जी लॉ होगा सोसाइटी में और हर एक को फ्रीली ट्रीट किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा, प्रैक्टिकली ये नज़र नहीं आता और प्रैक्टिकली फुली इसको पॉसिबल भी नहीं है कि हम कोई भी सोसाइटी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं उनकी सोसाइटी भी हो सकता है 80% वहाँ पर इस उसूल पे अमल दरामद हो, लेकिन 20% फिर भी गुंजाइश रह जाती है। 20% फिर भी वहाँ पर ऐसे केसेस हो जाते हैं जहाँ पर ट्रीट ना किया जाए फेयरली, ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर इक्वली ट्रीट ना किया जाए। तो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट बुकिश तो है, थ्योरेटिकल तो है, लेकिन प्रैक्टिकली इसके ऊपर अमल दरामद करना इम्पॉसिबल है। डिस्पाइट द प्रॉमिस ऑफ लीगल सिस्टम इनइक्वालिटीज़ एंड इनजस्टिस कैन स्टिल परसिस्ट। बेशक लीगल सिस्टम प्रॉमिस करता है कि फेयरनेस होगी, इक्वलिटी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे माशरे में इनइक्वालिटीज़ भी हैं और इनजस्टिस भी होता है। क्रिटिकल लीगल थ्योरी एम्फेसाइजेज द परस्यूट ऑफ सोशल जस्टिस एंड क्रिटिक्स इनइक्वालिटीज़ इन द लीगल सिस्टम। और क्रिटिकल लीगल थ्योरी वालों का काम ही ये था कि वो लीगल सिस्टम को देखते थे, लीगल सिस्टम के जो दावे थे कि ये लीगल सिस्टम ये चीज़ फराम करेगा, उनको चेक करते थे, पढ़ते थे और उसके बाद देखते थे कि रियलिटीज़ में क्या होता है। और फिर जो रियलिटीज़ होती थी, रियलिटी में अगर इनइक्वालिटी है, फेयरनेस नहीं है, इनजस्टिस है, तो फिर उसको वो हाईलाइट करते थे और बताते थे कि इस लीगल सिस्टम में ये फ्लॉ हैं। नेक्स्ट टाइम है जी इंटरडिसिप्लिनरी। क्रिटिकल थ्योरी वाले क्या कहते हैं, इट ड्रॉज ऑन वेरियस फील्ड्स लाइक फिलोसफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स टू एनालाइज लीगल इश्यूज़। उन्होंने क्या किया, वेरियस फील्ड जो हैं फिलोसफी की, लॉ की, सोशियोलॉजी की, पॉलिटिक्स की, उनको उनके ऊपर अटेंशन दिलवाई। और उन्होंने क्या किया, इट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। उन्होंने इन्वॉल्व किया मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को जो मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे, कि वो सारे मिलके कलेक्टिवली किसी लीगल सिस्टम के ऊपर तमाम जो डिसिप्लिन्स हैं उनके इम्पैक्ट बताएं। द क्रिटिकल थ्योरी इनिशियली इन्वॉल्व अटेम्प्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स टू वर्क टुगेदर collectively to develop a historical and systematic theory of contemporary society। कि एक थ्योरी बनाने के लिए तमाम इंडिविजुअल्स जो हैं मुख्तलिफ जो फील्ड ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं वो सब मिलके काम करना चाहिए और फिर एक सही थ्योरी बन सकती है। इस बेस पे न्यू थ्योरी, सोशल थ्योरी बनाने की उन्होंने कोशिश की, पुरानी थ्योरीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिकल थ्योरी क्रिटिसाइजेज द वैलिडिटी क्लेम्स ऑफ द सेपरेट डिसिप्लिन्स एंड अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ सोशल थ्योरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पावर एंड पॉलिटिक्स का लॉ पे क्या असर हो सकता है। इट एक्सप्लोर्स हाउ लॉ कैन बी यूज्ड टू री इन्फोर्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पावर स्ट्रक्चर, कि लॉ को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है री इन्फोर्स करने के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर स्ट्रक्चर को। नंबर 8 पे क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल व्यू। जो ये क्रिटिकल थ्योरी वाले थे वो ट्रेडिशनल व्यूज़ के गहरी तनकीद करते थे, क्रिटिक्स थे वो। इट क्वेश्चन ट्रेडिशनल लीगल पर्सपेक्टिव्स एंड ऑफर्स ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन। और ट्रेडिशनल व्यूज़ को निगेट करके, चैलेंज करके, उनके अंदर बता के कि ये इसके अंदर कमियां हैं, तो वो नया और ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश करते थे। उसके बाद वो क्या करते थे, एम्फेसाइज ऑन कॉन्टेक्स्ट। क्रिटिकल लीगल थ्योरी कंसीडर द हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट जो भी हैं उन लॉज के, उन इश्यूज़ के, उनके ऊपर उसको क्रिटिकली और लीगली एनालाइज करते थे। उसके बाद डाइवर्स पर्सपेक्टिव क्या, इट इनकम्पासेस वेरियस सब स्कूल्स इंक्लूडिंग फेमिनिस्ट जुरिस्प्रूडेंस एंड क्रिटिकल रेस थ्योरी टू एड्रेस स्पेसिफिक इशू। देखिए इससे पहले हमने डिस्कस किया है पेट्रार्कल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट, कि जहाँ पर मेल डोमिनेंस ज़्यादा होते हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़, उस ट्रेडिशनल व्यू को उन्होंने रिजेक्ट किया और फेमिनिस्ट
व्यू दिया, जो आजकल आप देख रहे होंगे बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और बड़ा आजकल आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ मूवमेंट्स भी और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इसके ऊपर बोल रहे हैं। तो ये क्या है, क्रिटिकली जब उन्होंने एग्जामिन किया पेट्रियार्कल सोसाइटी को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर एक जगह एक पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेडिशनल व्यू आदमियों को एक ख़ास तरह की फ़ौक़ियत दे रहा है, तो औरतों को भी उसी तरह के राइट्स मिलने चाहिए। और फेमिनिस्ट अप्रोच उन्होंने इसका नाम दिया, जूरिस्प्रूडेंस दिया, बाकायदा मेंटेन किया और क्रिटिकल रेस थ्योरी दी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, कॉन्सेप्ट ऑफ एमेंसिपेशन दिया, यानी फ्री करना। क्रिटिकल लीगल थ्योरी एम्स टू लिबरेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑप्रेसिव लीगल एंड सोशल सिस्टम। जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यूज़ चले आ रहे हैं, जो ऑप्रेसिव लीगल सिस्टम चले आ रहे हैं, उनसे आदमी को आज़ाद कराना मेन फोकस था क्रिटिकल थ्योरी वालों का। ठीक है, एंगेजमेंट विद रियल इशू, वर्ल्ड इशू, और वो एंगेज करना चाहते थे हर इंसान को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से, इश्यूज़ जो चल रहे हैं, असल रियल वर्ल्ड में जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। इट एड्रेसेस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड सीक्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज थ्रू लीगल एनालिसिस। और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को वो क्रिटिकली एग्जामिन करते थे, उनकी वजह क्या बनती थी और उसका हल क्या है, और क्या करते थे, सोशल चेंज लाने की कोशिश करते थे लीगल एनालिसिस के ज़रिए। फिर क्रिटिकल थ्योरी वालों ने क्या किया, वैलिडिटी क्लेम को चैलेंज किया, क्रिटिसाइज़ किया। क्या था वो, मास कॉन्सेप्ट ऑफ कमोडिटी, मनी, वैल्यू characterize not only the capitalist economy but also social relation with capitalism, where human relations and all forms of life are governed by commodity and exchange relations and values. Next उन्होंने क्या किया, totality. Critical theorists use the term totality in a synchronized sense to refer to structure of society which provides the framework and content of inquiry and which constitute many social factors. उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी दिया, यूज़ द टर्म टोटलिटी पहली दफ़ा इस्तेमाल करिए। इंट्रिंसिकली ग्लोबल, नंबर 5 के इंट्रिंसिकली ग्लोबल एंड हिस्टोरिकल, तमाम प्रॉब्लम्स को ग्लोबली, हिस्टोरिकली और लीगली उसको क्रिटिसाइज़ करके, उसको एनालाइज करके उन्होंने कहा, एक आउटलाइन किया सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। ठीक है, वो फंडामेंटल्स बताए, स्केच बनाए, जो वो सब स्केचेस क्रिएट है। इंट्रिंसिकली ग्लोबल एंड हिस्टोरिकल, क्या, क्रिटिकल थ्योरी स्केचेस द फंडामेंटल आउटलाइन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उन्होंने आउटलाइन किया, वो स्केच बनाए जो हमें फंडामेंटल्स दी, आउटलाइंस दी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, कि कैसे एक सोसाइटी इकोनॉमिकल और सोशली डेवलप हो सकती है। इट डिस्क्राइब्स द मेडिकेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन दी स्फीयर एज वेल एज द कंट्राडिक्शन। उन्होंने इसके जो इन दोनों के इंटरकनेक्शंस भी और इन दोनों स्फीयर्स की कंट्राडिक्शंस भी, जो मुतज़ाद बातें, दोनों को हम देखा, क्रिटिकली एग्जामिन किया और एट द एंड हमें क्या दिया, मेडिएटेड टोटलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट 15 आगे आपकी हेडिंग, 15 हेडिंग क्या है, नेक्स्ट है 15 सिस्टमेटिक। क्रिटिकल थ्योरी इज़ दस सिस्टमेटिक, इसलिए हम कहते हैं क्रिटिकल थ्योरी एक सिस्टमेटिक थ्योरी है। इट देयरफॉर हैज़ ए मेडिएटरी फंक्शन फॉर द क्रिटिकल थ्योरिस्ट, इंटीग्रेटिंग साइंस एंड फिलोसफी and mediating between research and theoretical construction and presentation. सिस्टमेटिक थ्योरी है, मेडिएटरी फंक्शन है, मेडिएटर किसी चीज़ के दरमियान में होना। जो क्रिटिकल थ्योरी है वो बीच में है, एक तरफ से उसने होल्ड किया हुआ है लॉ को, दूसरी तरफ से उन्होंने किया हुआ साइंस को, फिलॉसफी को, सोशियोलॉजी को, पॉलिटिकल साइंस को, हर फील्ड को लिंक कर रही है क्रिटिकल थ्योरी। और इस लिंकिंग की वजह क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से एक लॉ को डेवलप करना, रिसर्च करना, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन करना और उसके बाद उस इशू का ऊपर रेलिवेंट लॉ परफॉर्म करना, पेश करना। ठीक है, मेडिएट्स डोमेन ऑफ रियलिटी। क्रिटिकल थ्योरी मेडिएट्स बिटवीन पार्ट एंड होल। फिर क्रिटिकल थ्योरी क्या करती है, बीच का मेडिएशन के तौर पे काम करती है, किसके, पार्ट्स और होल, यानी एक पूरा होल इशू और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स, होल प्रॉब्लम और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स, होल लॉ और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स, उनके बीच में हम क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, उसकी बाइफर्केशन करके। फिर क्या करती है, मेडिएशन कर सकते हैं बिटवीन अपेरेंस एंड एसेंस, कि किसी चीज़ की अपेरेंस क्या है और उसका असल जिस्ट क्या है। बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसके बीच में मेडिएशन का किरदार अदा करती है क्रिटिकल थ्योरी, कि थ्योरी को पढ़ती है और थ्योरी के बाद क्रिटिकली उसको अप्लाई करती है, क्रिटिकल माइंड, और उसके ऊपर क्या होता है, फिर उसको प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीमेंटेशन देती है। फिर क्या करती है, सिंथेसाइजेज अदर थ्योरीज, और द न्यू क्लासिक 1930s मॉडल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी दस
synthesizes social theory, research and radical politics in a critical global theory of the present age। जो इससे पहले वाली थ्योरीज थी उनको जब क्रिटिकली एग्जामिन किया, उसके अंदर जो क्रिटिकल थ्योरी वालों ने क्रिटिसिज्म किया, तो उसकी वजह से उन थ्योरीज़ को भी उसको बेहतर बनाने में मदद मिली। मोटिवेटेड थ्योरी भी इसे कहते हैं। क्रिटिकल थ्योरी इज़ मोटिवेटेड थ्योरी बाय एन इंटरेस्ट इन एमेंसिपेशन फ्रॉम कैपिटलिज्म, यानी कहाँ से, कैपिटलिज्म से आज़ादी। क्रिटिकल थ्योरी वालों ने ये कॉन्सेप्ट दिया। एंड प्रोवाइड्स अ फिलोसफी ऑफ सोशल प्रैक्टिस, और प्रोवाइड क्या किया, फिलोसफी ऑफ सोशल प्रैक्टिस। एंगेज इन द स्ट्रगल फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर की स्ट्रगल में ताकि हम सही तरीके से एक अहम किरदार अदा कर सकें। क्रिटिकली हमने हर चीज़ को देखना है। उसके बाद क्या किया, मैंस एमेंसिपेशन फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि स्लेवरी से, ग़ुलामी से इंसान को आज़ाद दिलाया। जब भी हम किसी मामले को क्रिटिकली, लॉजिकली और लॉफुल तरीके से देखते हैं तो हमें हर तरह की जो बंदिश होती है उससे आज़ादी मिलती है। क्रिटिकल थ्योरी टुडे कन्फ्रंट्स द चैलेंज ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन इट्स थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी इन द लाइट ऑफ न्यू सोशल कंडीशंस एंड डेवलपमेंट्स। जो न्यू सोशल कंडीशंस और डेवलपमेंट आ रही हैं उसके उसको मद्देनज़र रखते हुए क्रिटिकल थ्योरी अपने आप को भी खुद क्रिटिसाइज़ करती है और क्रिटिकली एवेलुएट करती है और अपने अंदर खुद ही से चेंजेस लाने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये है कि जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं वो खुद भी अपनी सोच के ग़ुलाम नहीं हैं, वो अपने आप को आज़ाद देते हैं, वो हर अपने किए हुए काम को भी क्रिटिकली एवेलुएट करते हैं। तो क्रिटिकल थ्योरी नेवर एम्स सिंपली एट एन इंक्रीज ऑफ नॉलेज। क्रिटिकल थ्योरी वालों का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाते जाओ, बल्कि एज सच इट्स गोल इज़ मैंस एमेंसिपेशन फ्रॉम स्लेवरी। इनका असल गोल क्या है कि इंसान को हर तरह की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई जाए। ठीक है, इसलिए सेल्फ रिफ्लेक्सिव और सेल्फ कंट्रोल है इस थ्योरी के। ये थ्योरी अपने आप को भी खुद क्रिटिकली एग्जामिन करती है। इट इज़ डीपली सेल्फ रिफ्लेक्सिव एंड क्रिटिकल, फोर्सिंग क्रिटिकल थ्योरिस्ट टू कंटिन्यूअली कंसर्न देमसेल्व्स विद रिफ्लेक्शंस ऑन मेथड एंड नेचर एंड इफेक्ट ऑफ क्रिटिकल सोशल थ्योरी। जो क्रिटिकल सोशल थ्योरी के इफेक्ट्स हैं, मेथड्स हैं, नेचर हैं, या उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू उनके भी उसको भी कंट्रोल में रखती है और क्रिटिसाइज़ करती हैं, ये क्रिटिकली देखते हैं उस चीज़ को। ठीक है, रोल ऑफ फिलोसफी को कैसे वो देखते हैं। फिलोसफीज रोल इन क्रिटिकल थ्योरी इज टू एनालाइज द प्रीसपोजिशन ऑफ ए क्रिटिकल सोशल थ्योरी एंड टू क्रिटिसाइज द प्रीसपोजिशंस एंड इफेक्ट्स ऑफ कंपीटिंग थ्योरीज। अब ना सिर्फ ये अपने आप को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, बल्कि फ़लसफ़ा जिसे कहते हैं, फ़िलासफ़ी का रोल क्या है कि जो क्रिटिकल थ्योरी वाले हैं वो एनालाइज करते हैं प्रीसपोजिशन। सपोज करना होता है मफरूज़ा कायम करना। जो क्रिटिकल थ्योरी से पहले मफरूज़े काम किए प्रीसपोजिशंस थी, या क्रिटिकल थ्योरी के बाद आने के बाद प्रीसपोजिशंस आई, क्रिटिसाइज़ करती है उसको और अफेक्ट करती है, और अदर जो कंपीटिंग थ्योरीज हैं उनको भी क्रिटिसाइज़ करती है ये थ्योरी। सब्सटेंटिव सोशल थ्योरी भी इसे कहते हैं। क्रिटिकल थ्योरी स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड बोथ a substantive social theory of present age in addition to its methodological orientations। अच्छा, ये आप लोगों ने सिर्फ इसकी हेडिंग्स बेशक आप याद करते जाएं, बीच का मटेरियल अगर नहीं भी लिख सकते तो रहने दें। प्रोड्यूस्ड बाय न्यू फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब क्रिटिकल जो थ्योरी है, ये लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अकॉर्डिंग टू मैनी क्रिटिकल थ्योरिस्ट, न्यू फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन, न्यू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लासेस एंड न्यू मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल वर प्रोड्यूस्ड one-dimensional society without opposition called critical theory। क्रिटिकल थ्योरी ने न्यू फॉर्म्स हर चीज़ में, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ सपोर्ट करती है क्रिटिकल थ्योरी। ठीक है, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। उसके बाद ये आपकी हेडिंग है पर्पस ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। ये आपने पढ़ लेना है, 1 बाय 1 एक एक लाइन की है ये आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सारा जिस हमने डिस्कस किया उसी के एक तरह का शॉर्ट फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शुरू होता है क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिटिकल लीगल थ्योरी क्या है। नंबर 1 क्रिटिसिज्म जो इसके ऊपर किया गया, लैक ऑफ कंक्रीट सॉल्यूशंस। वन कॉमन क्रिटिसिज्म इज़ दैट क्रिटिकल लीगल थ्योरी ऑफन आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम्स। ये कॉमन इसका क्रिटिसिज्म है कि ये आइडेंटिफाई तो ये जो लीगल थ्योरीज़ और लीगल सेटअप की प्रॉब्लम्स को तो आइडेंटिफाई करता है, इनजस्टिस को भी बहुत हाईलाइट करता है। ये भी हाईलाइट करती है ये थ्योरी कि जी मुल्क में इनजस्टिस हो रहा है, फेयरनेस नहीं है, लॉ के ऊपर जो पावरफुल हैं वो उसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लीगल सिस्टम में पावर और पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा हाथ है, इकनॉमिकल वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा असर है। ये सारा प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, जो लीगल सिस्टम के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, बट डज नॉट ऑलवेज प्रोवाइड कंक्रीट सोल्यूशन फॉर एड्रेसिंग दीज इशूज़। लेकिन इन चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है इसको नहीं बताता। ठीक है, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इट कैन बी ओवरली फोकस्ड ऑन डीकंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिक विदाउट
ऑफरिंग प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव। उन्होंने कहा वो डीकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट के ऊपर तो बड़ा फोकस करते हैं, ठीक है, कि ये लीगल सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, इसमें ये फ्लॉज हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव नहीं बताते, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ओवर एम्फेसाइज ऑन आइडियोलॉजी, नंबर 2 है ये। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू सजेस्ट that critical legal theory can be overly ideological, over ideology नज़रियाती है बहुत ज़्यादा, लीडिंग टू ए बायस इन इट्स एनालिसिस। और इसलिए क्या है कि उसके जो एनालिसिस जो वो करते हैं, क्रिटिक जब भी किसी लीगल सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बायस्ड होता है, ठीक है, पार्शल इम्पार्शल नहीं होते। ओवर एम्फेसाइज क्योंकि उनकी एक आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं उसको। दे आर्ग्यू that it may prioritize certain social and political agendas over a neutral examination of legal issue। देखें, जब भी हमने किसी लीगल इशू को क्रिटिकली एवेलुएट करना होता है तो उसके लिए न्यूट्रल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इम्पार्शल होना हमारा बहुत ज़रूरी होता है। हमारी किसी भी तरीके की जो नज़रिया है, हमारा आइडियोलॉजी है, उसका असर नहीं होना चाहिए हमारा क्रिटिकल एग्जामिनेशन पे। लेकिन जो क्रिटिकल थ्योरी वाले जो फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने क्या किया है, वो सोशल और पॉलिटिकल एजेंडास को बहुत ज़्यादा फोकियत वो देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और न्यूट्रल एग्जामिनेशन नहीं करते लीगल इशू की, ठीक है। उसके बाद क्या है, कम्प्लेक्सिटी है, द लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट जो हैं क्रिटिकल लीगल थ्योरी वालों ने जो यूज़ किए हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नॉन एक्सपर्ट्स। और जो नॉन एक्सपर्ट बंदा है उसके लिए समझना ये बहुत मुश्किल है। आप लोगों को क्रिटिकल लीगल थ्योरी के जहाँ से भी नोट्स मिलेंगे ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे। अभी आप लोगों ने जो बुक हमने डिस्कस करी उसमें भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नोट्स हैं। इवन ये कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझना ही मुश्किल हो जाता है। तो यही वो कह रहे हैं कि जो क्रिटिकल लीगल जो थ्योरी वाले हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। नॉन एक्सपर्ट जो बंदे हैं वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और इस आइडियाज़ के साथ इफेक्टिवली इंगेज नहीं कर सकते। इस वजह से इसकी एक्सेसिबिलिटी और इम्पैक्ट इस थ्योरी का बहुत कम है। लैक ऑफ कंसेंसस, क्रिटिकल लीगल थ्योरी का चौथा क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये है कि वेरियस सब स्कूल्स और पर्सपेक्टिव्स लीडिंग टू अ लैक ऑफ कंसेंसस ऑन की इशूज़, कि जो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया है ना, तो जो की इशूज़ हैं उसके ऊपर कंसेंसस नहीं होता। जो सोशियोलॉजिस्ट है वो उसको और तरीके से देखता है उसी इशू को, जो पॉलिटिकल साइंस वाला बंदा है वो उसको और तरीके से देखा है, इकोनॉमिक जो एक्सपर्ट होगा वो उसको और तरीके से देखेगा, जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो उसको और तरीके से देखेगी। तो कंसेंसस डेवलप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी लीगल इशू पे या लीगल प्रॉब्लम पे। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं दैट दिस इंटरनल डाइवर्सिटी कैन वीकन द ओवरऑल कोहेरेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द थ्योरी, और इसकी वजह से जो ओवरऑल थ्योरी की इफेक्टिवनेस है ना वो वीक होती है। Practicality and realism. Some critics questions the practicality and realism of critical legal theory proposal for social change। जो social change के लिए उन्होंने practical और realism का concept दिया है उसके ऊपर एतराज़ उठाते हैं critics। They argue that the theories emphasize on radical transformation may not align with practical constraints of the legal system। जो practical हमारे ऊपर constraint हैं legal system के ऊपर, उसके ऊपर उनकी जो theory है ना वो apply नहीं होती, उसकी वजह से radical change नहीं हम लेके आ सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। रियलिटी कुछ और है और थ्योरेटिकल कुछ और है। इन्फ्लुएंस ऑन लीगल प्रैक्टिस, क्रिटिक्स ऑल्सो क्वेश्चंस द एक्सटेंट टू विच क्रिटिकल लीगल थ्योरी हैज़ इन्फ्लुएंस्ड एक्चुअल लीगल प्रैक्टिस एंड पॉलिसी चेंज। वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि किस हद तक एक लीगल प्रैक्टिस या पॉलिसी चेंज पे लीगल थ्योरी को हमने अप्लाई करना है, क्रिटिकल लीगल थ्योरी को, इसका हमें पता नहीं चलता। दे आर्ग्यू दैट इट्स इम्पैक्ट मे बी लिमिटेड इन द ब्रॉडर लीगल लैंडस्केप, कि ब्रॉडर लीगल लैंडस्केप में है ना इस थ्योरी का लिमिटेड स्कोप है। मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल लीगल एनालिसिस, और ये उसके ऊपर 7वां क्रिटिसिज्म है। देयर आर कंसर्न दैट क्रिटिकल लीगल थ्योरीज फोकस ऑन क्रिटिक and deconstruction may lead to the marginalization of traditional legal analysis which has its own merits। देखिए, ट्रेडिशनल लीगल एनालिसिस या ट्रेडिशनल जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ये बिल्कुल एक साइड लाइन कर देता है क्रिटिकल लीगल थ्योरी वाले। तो वो कह रहे हैं ये भी गलत है। हम किसी भी कॉन्सेप्ट को जो जिस पर ट्रेडिशनली हम अमल कर रहे हैं, किसी भी लॉ को जो ट्रेडिशनल लीगल एनालिसिस हमारे पास मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट ही है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, इसको हम बिल्कुल 100% ख़त्म नहीं कर सकते। हमने इसके और फेमिनिज्म इसके बीच की राह में रहना है। हमने किसी भी एक तरफ को अपना, जो कहते हैं तकड़ी का पलड़ा होता है, तो वो किसी एक तरफ नहीं करना। जबकि क्रिटिकल लीगल थ्योरीज वाले क्या करते हैं, ट्रेडिशनल जो व्यूज़ होते हैं लीगल एनालिसिस उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। ये इसके उनके ऊपर क्रिटिसिज्म है। अच्छा, उसके बाद है पॉलिटिकल bias। Some critics argue that critical legal theory can be politically biased। उन्होंने कहा क्रिटिकल लीगल थ्योरी खुद भी ना politically biased थी।
पर्टिकुलरली इन इट्स एनालिसिस ऑफ पावर स्ट्रक्चर। ख़ास तौर पे जब वो पावर स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहे हैं ना, तो वो खुद भी पॉलिटिकल बायस्ड थे। उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिए वो भी किसी एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में थे और किसी एक के ख़िलाफ़ थे, या किसी एक ख़ास पॉलिटिकल सिस्टम की फेवर में थे, तो इसको कहते हैं पॉलिटिकली बायस। दिस सजेस्ट दैट दिस बायस कैन लिमिट इट्स ऑब्जेक्टिविटी, और इसी वजह से जो थ्योरी की ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी और ये जो है ना वो एट स्टेक आई, इसलिए इसके ऊपर जो दूसरी पार्टी वाले हैं वो एतराज़ करते हैं।